नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेड़ा आपका भगत सिंह क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने कल चर्चा कर ली थी रीड के लेवल 2 के मैथ और साइंस का सिलेबस था उसके बारे में। आज हम चर्चा करेंगे इसके हिंदी और इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के रूप में है, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंफ्यूजन यहां पर होता है कि भाई हिंदी और इंग्लिश दो तो है, ये तो फिक्स हो गई भाई। चलो कुछ क्या होता है, कुछ सेंस कर लेते हैं, उनके लिए वो अलग बात है। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कि भाई फर्स्ट लैंग्वेज किसको लें, भाई हिंदी को लें फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, या इंग्लिश को लें, ये ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में कौन से लैंग्वेज को लें। तो यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है, कमजोर का मतलब यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा रुचि कम है, तो आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश रखिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश रखोगे ना, तो उसमें एक तो मॉडल वगैरह कुछ चीजें कम पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में क्या होता है, इसमें होता सिलेबस दोनों में लगभग सेम ही है, दो एप्टिट्यूड गद्यांश आएंगे भाई इसमें। यदि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में रखोगे तो पहला तो एक एप्टिट्यूड गद्यांश आएगा, सेकंड एप्टिट्यूड एक पद्यांश आएगा। जैसे हिंदी में होता है ना पद्यांश, उसी प्रकार इंग्लिश में आ जाएगा पोइम। तो एक पोइम आएगी, फिर पोइम से उत्तर निकालने, थोड़े से गद्यांश से जो पैसेज होते हैं ना, उससे पोइम से उससे पैसेज से आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से निकाल लेते हो। लेकिन पोइम से क्या होता है, आंसर निकालना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए यदि आपको इंग्लिश थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि यार इंग्लिश पर पकड़ अपनी कम है, तो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप क्या रखिए, इंग्लिश को वरीयता ज्यादा दीजिए। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में फिर कविता आएगी, तो कविता में से उसका भाव सौंदर्य वगैरह पूछेंगे, तो उसको क्या होगा, आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हमको कविता का लगभग आइडिया अपने को पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश और हिंदी को लैंग्वेज सेकंड के रूप में लेकर चल रहा आपको सिलेबस का वर्णन करूंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान की ज्यादातर, अब कुछ जगह नहीं बात कर रहा हूं, ज्यादातर की बात करिए, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इंग्लिश पर भी पकड़ अच्छी है। तो ज्यादातर लोगों क्या होते हैं, हिंदी पर पकड़ ठीक ठाक होती है, जबकि इंग्लिश क्या होती है उनकी कमजोर होती है। लेकिन क्या होता है, मजबूरी रहेगी, दो सब्जेक्ट लेना है। अब संस्कृत का क्या हुआ, संस्कृत 10th क्लास में छोड़ दी थी, 10th क्लास में छोड़ दी थी, और अब 10th क्लास के बाद में 11th 12th 3 साल की कॉलेज होगी, 2 साल की बीएड होगी, यानी 5 2 7 साल तो यही हो गए। अब तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक्स्ट्रा टाइम इतना एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 साल पहले संस्कृत को छोड़ दी थी। जबकि इंग्लिश तो कोई ना कोई कंपटीशन में हमारे साथ ही चल रही थी भाई, जैसे टेंस है वगैरह वगैरह, जैसे पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, डिग्री में डिग्री है, तो वो क्या है, वो अपना साथ ही चल रहा था। तो इसलिए मैं लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में किसको लूंगा, इंग्लिश को, और सेकंड के रूप में हिंदी को लेकर आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो हम चलो पहले इंग्लिश की कर लेते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में यदि सिलेक्ट किया तो। लैंग्वेज फर्स्ट, और ये हो गई अपनी इंग्लिश, ठीक है। इसमें क्या क्या सिस्टम है भाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो अनसीन पैसेज का आएगा। क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। इसमें क्या क्या पूछेगा, तो इसमें सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स यानी विलोमार्थी शब्द, स्पेलिंग्स, कुछ स्पेलिंग्स जैसे शब्द ज्ञान के रूप में हिंदी में पूछेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो क्या होता है, शब्द शुद्धिकरण, स्पेलिंग, शब्दों के बारे में, वर्ड फॉर्मेशन, कैसे शब्द बनते हैं, वन वर्ड मतलब एकल शब्द, तो ये क्या पूछेंगे, इसमें से पूछेंगे। तो सीधा बात करें तो सिनोनिम्स एक हो गया, एंटोनिम्स फिर एक हो गया, स्पेलिंग्स फिर हो जाता है अपना वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन एक हो जाता है अपना वन वर्ड। तो पहला क्वेश्चन का है, क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। उसमें से ये रीड ने फिक्स कर रखा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन है बनेंगे। तो पहला क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगला समानार्थी शब्द पूछ सकता है, एकल शब्द पूछ सकता है,
और शब्द कैसे क्रिएट होता है, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है, विलोमार्थी या अनेकार्थी शब्द पूछ सकता है, या स्पेलिंग से पूछ सकता है। ठीक है, एंटोनिम से क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द, भाई एकार्थी अनेकार्थी। ठीक है, फिर आ जाता है सेकंड अनसीन पैसेज। सेकंड भी क्या आएगा, अनसीन पैसेज। अब यदि आप, प्रॉब्लम यहां होती है कि यदि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को लोगे ना, तो ये पैसेज नहीं आके यहां पे क्या आएगी, पोइम में आएगी। फिर उस पोइम से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या पूछेगा भाई, तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ लिया, एंटोनिम्स पूछ लिया, स्पेलिंग्स पूछ ली, वन वर्ड पूछ लिया। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा। और क्या पूछ सकता है भाई, तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, वही पूछेगा। 10th लेवल का सिलेबस पूछ रहा है, 10th लेवल का वही। और 10th में क्या 10th 12th होता है, वही वो खालिस्तान पढ़ने वाले वही आए थे। एक डिटरमाइंस हो गया, डिटरमाइंस हो गया, और एक अपना बच जाता है चेंज ऑफ डिग्री यानी काल परिवर्तन। कोई जैसे प्रेजेंट काल का दे दिया कोई सेंटेंस, उसको कह दे कि फ्यूचर में चेंज करो, कन्वर्ट करो, तो उस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो अब तक क्या होगा, दो एनसी ने पैसेज आएंगे। एक में क्या पूछेगा, सिनोनिम्स पूछेगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, वन वर्ड पूछेगा, स्पेलिंग पूछेगा। सेकंड एनसी पैसेज क्या पूछेगा, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइन, चेंज ऑफ डिग्री। तो इसलिए कुल मिला के बात यह है कि अपने को पूरी ग्रामर पूछ ली। क्या पूछ ली, ग्रामर है पूछ ली है, यानी इंग्लिश की पूरी ग्रामर अपने को क्लियर है करनी पड़ेगी। ग्रामर में अब यदि आप सेकंड लैंग्वेज लेते हो ना, सेकंड लैंग्वेज के रूप में, बस साथ साथ चर्चा कर लेते हैं। कोई किसी की मन में होती है कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ले, तो उसमें क्या होगा, वो मॉडल वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाएंगे भाई। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडल वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। जबकि यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हो तो सिनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइन और चेंज ऑफ डिग्री, इतने ही टॉपिक है पढ़ने पड़ेंगे। मॉडल्स वगैरह आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक्टिव पैसिव वो आ जाएगा इसमें। अब अगला आ जाता है, इसमें दो हो गए। अब इसका तीसरा पॉइंट दे रखा है, वो दे रखा है कि आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। भाई क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको। भाई आप यदि कल को टीचर बन गए तो आपको स्टूडेंट को खड़ा करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन बनाना तो आना चाहिए ना सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। इंक्लूड WH वर्ड्स, ये ध्यान रखना भाई, इंक्लूड WH वर्ड्स। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो एक तो सीधे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्या होते हैं WH वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कह रहा है भाई WH वर्ड वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गया। नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, यही बात होगी कि भाई ये एक शब्द है KNOWLEDGE, तो इसको पढ़ने के लिए कुछ लोग नॉलेज भी पढ़ते हैं, कुछ नॉलेज भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है कि इंग्लिश यदि कुछ शब्द है इंग्लिश से, जैसे एक शब्द आ गया अपने नाइफ यानी चाकू, नॉलेज यानी ज्ञान, तो अब इसको के लगा हुआ है तो उसको पता होना चाहिए कि के साइलेंट रहता है, यानी इंग्लिश के साउंड आप उसको पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर एक इसमें आ जाता है इंग्लिश साउंड वाला आ गया, और आ जाता है फोनेटिक सिंबल्स, फोनेटिक है सिंबल्स, ठीक है। थोड़ा सा ये सिंबल्स, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया इसमें कि भाई आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस आना चाहिए, और इंग्लिश जो वर्ड है उनको उनके साउंड का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ना हो कि नॉलेज को कनॉलेज बोल दो, नाइफ को कनाइफ बोल दो। तो इसलिए क्या होना चाहिए, साउंड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए।
फिर क्या आ जाता है, फिर तो वो कोई बात टीचिंग मेथड आ जाते हैं भाई। इसका अगला पॉइंट आ जाएगा, वो तो टीचिंग मेथड आ जाएगा। हर एक में शिक्षण विधियां पूछ जाती है भाई, इंग्लिश को आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे। तो अगला क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। भाई इंग्लिश पढ़ाने के जो भी प्रिंसिपल्स है, जो नियम है वो या तरीके वो आने चाहिए, ठीक है। मेथड, भाई इंग्लिश पढ़ाने का मेथड आना चाहिए। मेथड एंड क्या दे रखा है इसने, अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज। अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज है ना, टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्या कह रहा है, इसके माध्यम से क्या कह रहा है कि भाई इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो क्या उसके बच्चे की अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं फर्स्ट क्लास में आपने टेस्ट शुरू कर दिए भाई। फर्स्ट क्लास में यदि कोई पहली क्लास में आ रहा है बच्चा, उसको आप सीधा टेस्ट तो पढ़ा नहीं सकते। तो आपकी क्या उस बच्चे की अप्रोच होनी चाहिए, किस विधि से आप पढ़ा रहे हो, किस विधि से बच्चा एकदम आसानी से सीख सकता है, वो विधि आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया अपना एक पॉइंट। फिर इसका होता है, वो होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। भाई इंग्लिश, किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए आप क्या विकास कर सकते हो उसमें, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, भाई बच्चे को कैसे आप पढ़ाना सिखाते हो, कैसे इंग्लिश सीख सकता है। क्योंकि भाषा में क्या होता है, बोलना, लिखना, उच्चारण करना, ऐसे तो भाषा सीखता है। तो उस प्रकार से क्या हो गया कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, किताबें। और किताबों के अलावा आप कैसे सिखा सकते हो, जैसे नॉर्मल लाइफ में किसी चीज का उदाहरण देके कैसे सिखाते हो वो। और फिर आ जाता है कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंशन इवैल्यूएशन, यानी आप उसका कैसे मूल्यांकन करोगे। जैसे भाई बच्चे को आप 5th क्लास में या 7th क्लास में आप क्लास ले रहे हो, तो उसको आप टेंस पढ़ा रहे हो, तो आप कैसे उसका मूल्यांकन करोगे कि इसके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसका कैसे टेस्ट लोगे तो उसका कैसे मूल्यांकन करोगे, टेस्ट में कैसे मूल्यांकन करोगे। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज, उसके क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या निदान हो सकते हैं, भाई इसको उपचार कैसे कर सकते हैं। भाई बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कैसे हल निकाला जा सकता है। तो ये हो जाता है अपना इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। और सेकंड लैंग्वेज में उतना ही चेंज है, जो हमने दूसरा अनसीन पैसेज की बात की थी ना, वहां पे अनसीन पोएम आ जाएगा और उसमें थोड़ा सा ग्रामर क्या है, ज्यादा एड हो जाएगा। अब थोड़ा सा हिंदी की बात कर लेते हैं, जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में मैंने रखी है, लैंग्वेज सेकंड और हिंदी। होता क्या है, बच्चा यहीं पे चकमा खा जाता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ देता है और सेकंड इंग्लिश पढ़ देता है, लेकिन इंग्लिश आती नहीं है। और या सेकंड संस्कृत पढ़ देता है, और तो भाई संस्कृत भरो या इंग्लिश भरो, बात तो वही है। पोएम आ जाएगी तो संस्कृत में पोएम कहां से आप समझ पाओगे, उतनी इजीली थोड़ी समझ पाओगे जितना हिंदी में समझ पाते हो आप, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है। तो जो मातृभाषा में जितनी अच्छी तरीके से सीख पाते हो उतना आप अदर लैंग्वेज में थोड़ा समझ पाओगे। भाई आप पढ़ा रहे हो या आप कहीं पे पढ़ रहे हो, तो आपको एक तो मारवाड़ी आपकी भाषा है, तो मारवाड़ी में कोई उदाहरण देके समझाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, या आपको इंग्लिश में देख के समझाए तो इंग्लिश वाला ऑब्वियसली मारवाड़ी वाला आएगा। तो उसी प्रकार क्या होगा, सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको हिंदी रखनी है। मेरा सुझाव तो यही रहेगा, क्योंकि आप हिंदी रखोगे क्योंकि आपकी हिंदी मातृभाषा है, और मातृभाषा में आप वही पोएम पूरी नहीं समझ में आएगी तो कुछ कुछ पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएंगे ना, कुछ कुछ पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उसमें से यदि उससे 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, सपोज 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा की बात ही क्यों करें, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 क्वेश्चन तो आप सही करके निकल जाओगे ना वहां से। तो इसलिए सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी रखनी है। फर्स्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश मेरे को इजी लगी संस्कृत से, तो इसलिए मैं तो संस्कृत इंग्लिश का सुझाव दूंगा। फिर भी आप जो भी संस्कृत रखना चाहो तो संस्कृत रख सकते हो। अब सेकंड लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, तो हिंदी में क्या सिलेबस सेम इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश में सिलेबस था सेम इंग्लिश वाला है। उसमें क्या पहला ए पठित गद्यांश है, क्या है, ए पठित गद्यांश। तो इसमें क्या क्या पूछेगा, तो इसमें वही व्याकरण के सवाल पूछेगा, जैसे शब्द ज्ञान, शब्दों के बारे में, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशी शब्द, संज्ञा है, सर्वनाम है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एकल शब्द है, यही उसमें पूछने वाला है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, ए पठित ज्ञान क्या पूछेगा, तो नॉर्मल बात कर ले, शब्द ज्ञान,
ठीक है, और क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची हो गया, और क्या हो गया, देशज विदेशज हो गए। भाई कौन सा शब्द देशज है, देशी शब्द है, कौन सा विदेशी शब्द है, देशज और विदेशी शब्द, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो देख लेना भाई, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, एक उपसर्ग प्रत्यय और जोड़ दो भाई, उपसर्ग और प्रत्यय, और एक व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण है वो इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, एपटित विद्यांश है जो उसमें क्या क्या पूछ सकता है, शब्द ज्ञान के बारे में पूछ सकता है, विलोम शब्द के बारे में पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है, कौन सा शब्द देशज है, कौन सा विदेशी शब्द है उसके बारे में पूछ सकता है, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पूछ सकता है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में कि इसके शब्द के आगे कौन सा संज्ञा है, भाई इसमें शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सा विशेषण लगा हुआ है, भाई कौन सा सर्वनाम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, या कोई विलोम शब्द पूछ ले उसका, तो ये पूछ सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, सेकंड आएगा एक एपटित पद्यांश, एपटित पद्यांश, ऊपर ला गया गद्यांश, और सेकंड लैंग्वेज उसमें यदि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में तो उसमें आ जाएगी पोइम, और इसमें आ जाएगा कोई पद्यांश आ जाएगा, कोई कविता का एक भाग काट के दे देगा। उसमें क्या पूछेगा भाई, तो इसमें भाव सौंदर्य, इस कविता का क्या भाव है, भाव सौंदर्य पूछ सकता है, विचार क्या विचार व्यक्त करना चाहता है इस कविता से, विचार सौंदर्य पूछ सकता है। भाई जो कविता का आपको पाठ देगा ना काट कर, उसमें क्या भाव निकल रहे हैं, क्या विचार निकल रहे हैं उसके बारे में पूछ सकता है। नाद सौंदर्य पूछ सकता है, नाद सौंदर्य, और क्या पूछ सकता है, शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, और लास्ट में पूछ सकता है, अंतिम दिया हुआ इसमें जीवन दृष्टि, कि भाई इससे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एक हो गया जीवन दृष्टि, ठीक है। तो अब तक क्या किया, सेकंड लैंग्वेज के रूप में यदि हिंदी है तो क्या शब्द ज्ञान, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, देशज विदेशी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में पूछ सकता है। एपटित पद्यांश देगा उसमें क्या पूछेगा, भाव सौंदर्य पूछ सकता है, नाम सौंदर्य पूछ सकता है, विचार सौंदर्य पूछ सकता है, शिल्प सौंदर्य पूछ सकता है, और जीवन दृष्टि पूछ सकता है। तो ये हो गया अपना 2 पॉइंट। फिर हम बात करते हैं इसका जो तीसरा पॉइंट के बारे में रीट ने चर्चा कर रखी है, जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, उसने क्या क्या चर्चा कर रखी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका तीसरा है वो दे रखा है कि वाक्य रचना, वह कुल मिला के वाक्य क्या, वाक्य की रचना कैसे होगी, वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, और मुहावरे लोकोक्तियां। तो कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो एक तो वाक्य को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, भाई वाक्य के रचना और वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार सब कुछ पूछ रखा है। एक क्या पूछ रखा है, तो एक मुहावरे पूछ रखे हैं, और एक हो गया लोकोक्तियां। तो इसमें क्या क्या आ गया, अभी तक क्या क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया, संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया, पर्यायवाची आ गए, विलोम आ गए, देशज विदेशज शब्द आ गए, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गए, वाक्य आ गया, मुहावरा आ गया, और लोकोक्तियां आ गया। मतलब व्याकरण लगभग पूरी आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना। इसमें भाई घट कौन सा रहा है, तो उसमें वचन है, काल है, लिंग है। इनके बारे में जैसे यदि आप वो लेते हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं, थोड़ा वचन काल लिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता, क्योंकि जो सेकंड इसका आता है ना भाई, इसका फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेते हैं इसको, यदि किसको, हिंदी को, तो सेकंड के ध्यान आता ना, तो उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता कि भाई कोई रेखांकित कर देता शब्द, उसका अर्थ पूछता, या इसमें कौन सा लिंग है, या इसमें कौन सा वचन प्रयोग हुआ है, तो उसके बारे में पूछता, ठीक है। तो यदि हमारे सेकंड लैंग्वेज के रूप में है तो अपने को क्या दिया जाएगा, दूसरी पोएम होगी, पोएम के बारे में कोई बात, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाम सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य या जीवन दृष्टि पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में पूछेगा। फिर तीसरा पॉइंट आता है तो वो वाक्य के बारे में पूछ सकता है, वाक्य के जितने भी प्रकार, वाक्य के बारे में पूरी ग्रामर दे रखी है भाई इसने, स्पेशल
पूरा कर रखा, फॉर्मेशन कर रखा है कि वाक्य के प्रकार है, वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। तो वाक्य के बारे में अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना है। फिर क्या आएगा, फिर अगला पॉइंट आता है कि वही बात, हिंदी की शिक्षण विधियां, हिंदी की शिक्षण विधि। कि भाई हिंदी की कौन कौन सी शिक्षण विधियां, उसके बारे में चर्चा इसमें करनी है। फिर और क्या दे रखा है भाई, शिक्षण विधियां कि भाषा कैसे कैसे सिखाई जा सकती है, वही बात इंग्लिश वाली। तो इंग्लिश की यदि आप इंग्लिश की रटोगे ना, इंग्लिश की यदि आप मेथड ये शिक्षण विधियां पढ़ोगे ना, शिक्षण विधियां पढ़ो तो हिंदी की अपना आप कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करना है बस। इंग्लिश वर्ड को क्या करना है अपने को, हिंदी में ट्रांसलेट करना है बस। वही सेम है कि भाषा को कैसे, इंग्लिश हो चाहे मराठी हो चाहे संस्कृत हो, कोई सी भी हो, उर्दू हो, तो उनको सिखाने का तरीका तो एक ही होगा। भाषा तो एक ही तरीके से सिखाई जा सकती है, भाषा तो एक ही तरीके से सिखाई जा सकती है। तो क्या हो जाएगी, भाषा की शिक्षण विधियां। और इसमें क्या क्या दे रखा है इसने कि भाई कैसे कैसे सिखा सकते हैं, भाषा की दक्षता का विकास कैसे कर सकते हैं, भाषा की कौशल का बच्चे के अंदर कैसे विकास कर सकते हैं भाई। कैसे, जैसे भाई सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर उसको पढ़ता है। तो इसी प्रकार से तो भाषा सीखी जाती है। ऐसे तो नहीं सबसे पहले पढ़ना शुरू करता है, फिर बोलता है, फिर सुनता है, ऐसे तो होता नहीं है। नॉर्मल आप भाई आपने भी एग्जांपल लेके देखो ने, शुरू शुरू में छोटे थे तब सुनते थे इधर उधर की बातें, फिर हमने बोलना सीखा, फिर हमने क्या सीखा, लिखना सीखा, फिर हमने क्या सीखा, पढ़ना सीखा। तो यही तो चीज आती है। फिर अगला आता है अपना कि भाई एक आता है कि हिंदी भाषा के शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सीबीएसई बोर्ड का या इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। तो इसका क्या रीजन है कि हिंदी भाषा को छोड़कर इंग्लिश भाषा में क्यों लोग जाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, यदि ये चुनौतियां हैं तो उनके क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम, ताकि हमारी भाषा को बढ़ावा मिल सके। फिर आता था भाषा शिक्षण की वही बात कि भाई आपने जो भी पढ़ाया, जैसे आपने पढ़ाया वाक्य रचना, तो उसको कैसे बच्चे को समझ आया नहीं आया, भाई उसको कैसे मूल्यांकन करोगे, कैसे परीक्षण करोगे उसका, यदि नहीं समझ में आया तो कैसे आप उसको समझोगे। तो इसके बारे में ही है। तो अगला पॉइंट आप समझ लो कि परीक्षण मूल्यांकन, परीक्षण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये होता था अपना, और एक अपना सब्जेक्ट बचता है इसमें 30 नंबर का, वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में क्या है कि बालक का विकास कैसे होता है, बालक एक नॉर्मल बाल्य अवस्था में होता है तो वो कैसे सीखता है, फिर किशोर अवस्था में जाता है तो वो किस प्रकार से सीखता है। तो उसके बारे में जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, बहुत से सिद्धांत है जो, और देखो डोल्टन का सिद्धांत है, जो भी सिद्धांत है भाई बाल विकास के बारे में जिन्होंने भी सिद्धांत दिया है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा शास्त्र के बारे में कि भाई गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है। जैसे 2009 में शिक्षा का अधिकार आया था, 2005 में क्या किया था, इसने पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। तो उससे क्या सुधार हो रहा है रियलिटी में या नहीं हो रहा, यदि नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या नहीं करना चाहिए। तो बाल विकास का है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ठीक है, आज हमने चर्चा कर ली। अब रही बात की नई साल है, कल तो आप सभी भी क्यों जोश से पढ़ रहे थे कि ये नई साल है कि आज तो पढ़ेंगे, अब रोजाना पढ़ेंगे, नई साल से पढ़ना शुरू कर दिया तो पढ़ेंगे ही, नई साल से शुरू करना जरूरी होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा इस पे, इस टॉपिक पे। देखो नई साल ज्यादा कुछ ही नहीं है, और वैसे यदि कोई मानना चाहे तो उसके लिए बहुत कुछ है। बताओ कैसे। नई साल ये तो आ जाती 12 महीनों से, तो आपको ऐसे नहीं समझना कि नई साल आ गई ऐसे ऐसे। नई साल का मतलब अपने को देख लो, एक 365 पेज की कॉपी ले लो, 365 पेज की कॉपी ले लो। नई साल का मतलब है 2022 हमें 365 दिन दे रही है। अब आज आप उन दिनों को कैसे यूज करते हो, तो उसी प्रकार ये है कि 365 पेज की हमें एक कॉपी मिली है, नोटबुक मिली है। अब आप उस नोटबुक का किस प्रकार से यूज करते हो वो आप पर डिपेंड करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा उस नोटबुक का इस प्रकार से यूज करना कि कल को यदि नोटबुक के पन्ने पलटकर आप वापस पढ़ो तो खुद पर अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये पन्ना खराब कर दिया या इस पन्ने का यूज सही से नहीं किया। तो इसलिए मेरी तो आपके साथ शुभकामनाएं और यही सलाह है कि इस नोटबुक का यूज सही से करना, ताकि आपका भविष्य एक अच्छा बन सके और भारत के लिए
बहुत ज्यादा आप योगदान दे सको इसके लिए। भाई आप यदि टीचर भी बन जाते हो तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा योगदान होगा, क्योंकि आप बहुत से लोगों को शिक्षित करोगे। तो इसलिए यही है कि वापस मुड़ के देखो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने वहां गलती कर दी। तो इसलिए हर एक पेज को एक अच्छे तरीके से पढ़ना, और हर एक पेज को, चाहे आप डायरी बनाना चाहो डायरी बना लो, लेकिन ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद को अफसोस हो को पिछले पेज को पढ़ने से कि भाई मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके।